कि हिमाचल विधानसभा बजट सत्र खत्म हो चुका है और फिलहाल जानकारी आपको ये दे दें कि आज आखिरी दिन था। 23 फरवरी से विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होती और साथ ही 4 मार्च को सीएम जयराम ठाकुर ने बतौर वित्त मंत्री हिमाचल का बजट पेश किया था। तो आपको बता दें, इस सब पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ करण नंदा, मीडिया सह प्रभारी बीजेपी, साथ ही कौशल मुंगटा, जिला परिषद सदस्य कांग्रेस, इसके अलावा अश्विनी शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं जो कि हिमाचल की राजनीति में अनुभव रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। सबसे पहला सवाल मेरा करण नंदा जी आपसे है, क्योंकि आपकी सरकार ने बजट पेश किया है, जाहिर तौर पर आप तो अपने बजट को अच्छा ही कहेंगे, लेकिन ये बताइए कि जनता आपके इस बजट से, इस विधानसभा सत्र से कितने संतुष्ट? जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक चुनावी वर्ष है जी, और इस वर्ष जो है वो जनता की अपेक्षाओं को पर उतरना जरूरी था। और पूरे जितने भी बजट सत्र में जितने भी काम हुए हैं उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से जयराम ठाकुर जी ने एक जनहितकारी, जन कल्याणकारी बजट पेश किया है। वो एक ऐतिहासिक बजट माना जा रहा है। अगर आप देखेंगे कि हम एक वेलफेयर स्टेट है और वेलफेयर स्टेट होने के बावजूद आपको अपने आवाम को सारी चीजें दी है जिसका करना जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हर घर के लिए कुछ ना कुछ जो है हमारी सरकार। अगर आप देखेंगे सामाजिक पेंशन योजना को 60 वर्ष की आयु तक लाना, वो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, क्योंकि उससे तकरीबन जो है हमारे अपना तकरीबन 30% पॉपुलेशन जो है वो उसके साथ वो इनकम आती है। और इसके लिए एक विराट बजट का प्रावधान जो है वो सरकार ने रखा है। इनके योजना को भी जो है वो बढ़ावा दिया गया है और उसमें जो है 1 साल इसका पंजीकरण रहेगा। और योजना से जितने भी अस्पताल है उसके अंदर जो है वो पूर्व में भी हमने देखा है कि इस प्रकार जो है लोगों को हेल्थ ये जो है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त हमारे साथ कौशल मुंगटा भी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। कौशल मुंगटा जी, चूंकि आपका ये राजधर्म है कि सरकार कुछ भी कर ले आपको साथ देना ही नहीं है या फिर उससे खामियां निकालनी है, कुछ तो इस बजट में अच्छा होगा। 2.5 घंटे का बजट सीएम जयराम ठाकुर ने पेश किया है, क्या आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगा? देखिए, ऐसा है, राजधर्म अपनी जगह है, लेकिन जो इनके कर्म है, फूटे कर्म भाजपा सरकार के, वो अपनी जगह है। ये बात कांग्रेस नहीं कह रही है, ये बात पूरा हिमाचल प्रदेश आज कह रहा है। आज जो है जयराम ठाकुर जी ने अपना अंतिम बजट जो है पेश किया। उन्होंने जो पीछे बजट पेश किया है इस बार का, ये इनका हमेशा के लिए आखिरी बजट हो जाएगा, क्योंकि अब सत्ता में भाजपा आने वाले नहीं है। आप देखेंगे, नंदा जी से भी मैं पूछना चाहता हूँ, पिछली बार की जो है मुकाबले इस बार जो है 16% जो है विकासात्मक कार्यों के लिए बजट घट गया है। विकास कार्यों के लिए मात्र 32% पैसा इनके पास रह गया है। आप देखेंगे, ये भाजपा की वो सरकार थी जिसने 70,000 करोड़ रुपए के घाटे में हमारे जो है हमको जो है ना ऋण में डुबा दिया हिमाचल प्रदेश को। और एक ऐसा बजट जिसको मैं कहना चाहता हूं कि पूरी प्रकार से, जिसमें हमारे पास नया सोर्स, नए हमारे जो आय के स्रोत उसको खोजने पर कोई ध्यान नहीं है, जिसमें बेरोजगारी पर कोई ध्यान नहीं है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के साथ जो वादे किए थे इन्होंने अपने घोषणा पत्र में, जब 2017 के अंदर ये लोग चुनकर आए थे, उसको पूरा करने के लिए एक भी इसमें बात नहीं कही गई है। ऐसा निराशाजनक बजट और ब्यूरोक्रेसी की लीपापोती वाला बजट। और मैं कहूंगा जयराम ठाकुर जी हार मान चुके हैं। कर्मचारी आज सड़कों पर है, यूथ आज सड़कों पर है और हमारी कानून व्यवस्था लचर है। और ये जो बजट है ये सिर्फ और सिर्फ मैं कहना चाहता हूं भाजपा की विदाई का बजट है और इसमें कुछ भी नया नहीं है और कुछ भी जो है सरकार ने नई योजना नहीं दी है। आपका ये कहना है कि भाजपा की विदाई का ये बजट है, लेकिन सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया है कि ऋण की जो बात है वो आपकी सरकार ने लिया। इसका जवाब आपसे बाद में लेंगे। फिलहाल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, अश्विनी शर्मा जी। अश्विनी शर्मा जी, चूंकि हिमाचल की राजनीति में आपने लंबा समय बिताया है और आपने कई बजट देखे हैं, इस बजट को आप किस तौर पर देखते हैं? देखिए, जब ये चुनाव का वर्ष आता है तो बजट की एक्सरसाइज जो है वो एक बदल जाती है जी। उस समय सरकार की नजर में एक वोट बैंक होता है। हमने देखा है ये कांग्रेस के टाइम पे भी रहा है और बीजेपी के टाइम पे भी रहा। बट मैं एक बात के लिए मुख्यमंत्री की तारीफ करूंगा यहाँ पे कि उन्होंने अपना पूरा खजाना जो है वो उस पे लुटा नहीं दिया पब्लिक पे। हमने कांग्रेस का बजट देखा है पिछला, जब सरकार सत्ता में जा रही थी तो ऑफिसर ये बोलते थे कि अब देने को कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ तो दे दिया राजा साहब ने।
तो ऐसे बजट भी बने हैं, एक वो बात है। लेकिन क्योंकि ये बजट कुछ महीने के अंदर सरकार को उसमें इलेक्शंस में जाना है, तो ये बजट जो है पूरे साल का बजट नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है कि काफी सारी स्कीमें जो है इसमें अनाउंस की गई हैं साल तक चलेंगी। अगर सत्ता परिवर्तन हो गया तो उसमें हो सकता है कि जो पॉलिसीज प्रोग्राम है उसमें बदलाव भी हो। तो ये बजट मैं मानता हूं कि सिर्फ 7-8 महीने का बजट है। जब ये इलेक्शन के प्रोसेस शुरू हो जाएगी उसके बाद जो कार्यक्रम जो प्रोग्राम अनाउंस किए उनका इम्प्लीमेंटेशन जरूर अफेक्ट होगा। ठीक है, कौशल मुंगटा कुछ कहना चाहते हैं, कहिए। मैं अश्विनी कुमार जी का बड़ा सम्मान करता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे, लेकिन इन्होंने जो बात कही कि सब कुछ नहीं लुटा दिया है और ऐसा बजट दिया है जो कि जो है जनता के जो है हिमाचल के खजाने को देखते हुए, तो मैं कहना चाहता हूं आप वरिष्ठ पत्रकार है, आप समझिए इस बात को। जब जयराम ठाकुर के पास जो है जहाज खरीदने का पैसा है, इनके पास बड़ी बड़ी जो गाड़ियां इन्होंने अपने लिए ली उसके लिए पैसा है, इनके पास जो है इन्होंने जो जी अश्विनी जी एक मिनट मुझे बात पूरी करने दीजिए सर। इनके पास जो है बड़े इन्होंने कहा कि हमने जो है ग्रैंड सेरेमनी करवाई है कि भाई यहाँ पर जो है ना हमारे जो है पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट होगी, 2 इन्होंने ग्रैंड सेरेमनी करवाई, उस पे पैसा वेस्ट हिमाचल प्रदेश का इन्होंने क्या तंबू गाड़े वहां पर, और एक इन्वेस्टमेंट आप बता दीजिए यहाँ पर आई हो। जब इस बात के लिए पैसा है तो हिमाचल प्रदेश के लिए क्यों पैसा नहीं आता? करण नंदा से जवाब ले लेते हैं इस पर। करण नंदा जी, आप पर, सरकार पर, जयराम ठाकुर पर आरोप लग रहा है कि हेलीकॉप्टर में घूमे, साथ ही ये भी कहा गया है कि मंडी में हवाई पट्टी बनाएंगे जिसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ, नेशनल हाईवे नहीं बने, ड्रीम ही रह जाएगा, ये इनकी तरफ से कहा जा रहा है। देखिए ऐसा है, ये सिर्फ जो तथ्य ये बता रहे हैं वो विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, और ये इन्होंने अभी प्रूव कर दिया है कि सिर्फ विरोध ही करती है। आप देखिए जो ये सरकार है ये पूरी जनता के साथ जुड़ के सरकार काम कर रही है। अगर मंडी का एयरपोर्ट काम शुरू नहीं हुआ तो उसपे लोकल जनता की कुछ डिमांड है जिसको जल्द पूरा किया जाएगा, और ऐसा कि अतिक्रमण करके या करके जनता को तकलीफ पहुंचा हेलीपैड बनाने के भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी का काम तो ये कल्चर होता है कि नंदा जी अगले जन्म में बनेगा क्या वो? 4.5 साल में क्यों नहीं बना? बिल्कुल रूप से काम करती जनता को, पत्थर भी रखा है आपने उसका, राइट बात। हमारा हेलीकॉप्टर तो 4 सीटर हेलीकॉप्टर है। जब हमारे वीरभद्र मुख्यमंत्री थे तो वीरभद्र सिंह तो 16 सीटर हेलीकॉप्टर भी हमने देखा है। उस टाइम तो एक जो है वो इलाज के लिए है वो हेलीकॉप्टर दिल्ली जाया करता था, उस टाइम मेरे मुंह से ऐसे शब्द ना निकालिए। उस टाइम नंदा जी अगर वीरभद्र सिंह हेलीकॉप्टर में घूमते तो जनता को भी उन्होंने उस तरीके से रखा था। आज आप देखिए जनता को जयराम ठाकुर जी ने सड़कों पर ला दिया है, पुलिस आज आपकी सड़कों पर है, युवा आज सड़कों पर है, कौन घर पे बैठा हुआ है? तकरीबन 4 बार दौरा कर दिया है और जनता के साथ ग्रामीण इलाकों से लेकर इलाकों से जुड़ा है। ऐसा मुख्यमंत्री प्रदेश को मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कांग्रेस ने सही कह रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री दोबारा नहीं मिलेगा। जो है 68 दौरे जो है वो सारी विधानसभा कर चुका है, और इनको विकासात्मक कार्यों के तथ्य चाहिए। तो आप देख लीजिए विधानसभा में जो रिपोर्ट निकल के आई है उसमें ये माना जा रहा है कि केंद्र के डबल इंजन की सरकार द्वारा छोड़ दी जा रही है कि सारे विकासात्मक कार्यों को पर लग चुके। आप देखिए जल शक्ति मिशन के अंदर किस प्रकार से नल चल रही है, किस प्रकार से जल घर घर पहुंच रहा है, बिजली की परियोजना में कितना वो आपका ठीक हुई है वो इनको ही पता है। इससे पहले एनओसी ठीक है, सरकार ने कई योजनाएं चलाई है, सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई गई है, करण नंदा का ये कहना है कि जनता को उसका लाभ मिल रहा है। एक बार मैं कहना चाहता हूं, मैं आपसे मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने डबल इंजन की बात की है, आप मेरी बात सुनिए, आप विपक्ष को भी सुनिए। करण नंदा जी जो बात कह रहे हैं 2 डबल इंजन वाली, आप देखिए किसी भी गाड़ी में डबल इंजन नहीं होता है। इनका जो डबल इंजन है, एक इंजन आगे लगा हुआ है, एक इंजन पीछे लगा हुआ है। हिमाचल की गाड़ी जहां पर थी वहीं पर है, क्योंकि 2 इंजन हो गए ना तो गाड़ी नहीं चलती, गाड़ी तो एक इंजन से चलती है। और रही बात, इन्होंने एक बात यहाँ पर और कही है नंदा जी ने कि इन्होंने जो ग्रामीण स्तर पर विकास पहुंचाया है। मैं कहना चाहता हूँ शराब माफिया, आपने कभी हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सुना कि आज तक शराब से जो लोग मरे, और शराब माफिया जो है बिना धड़ल्ले से शराब बेचते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। आपने देखा भू माफिया कैसे ऊना के अंदर जो है डीजीपी मना कर देता है। डीजीपी क्या बोलते हैं हिमाचल के कि हमारे पास जो खनन माफिया का केस नहीं आते, तो हम नहीं देखते इसको। इतना घटिया जो है कानून व्यवस्था, इतनी घटिया जो है ग्रामीण से लेकर शहरों तक व्यवस्था इस सरकार में जो हमने देखी है वो आज तक हिमाचल प्रदेश ने कहीं पर नहीं देखी। मैं कहना चाहता हूँ ये सरकार फेलियर सरकार है,
और जनता मूड बना चुकी है। 4 साल से हिमाचल प्रदेश के अंदर इनका सफाया किया, सही कहा इन्होंने कि ऐसा मुख्यमंत्री ने आज तक नहीं देखा जिसने सत्ता में रहते हुए 4 साल हिमाचल प्रदेश के अंदर भाजपा का करवाया। और आज अगर उत्तर प्रदेशों के चुनाव से नाच रहे हैं तो इनको नाच गाना बंद कर देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश भारतवर्ष के शीर्ष पर बैठा हुआ प्रदेश है। मेरा अगला सवाल अश्विनी शर्मा जी से जनता है। अश्विनी शर्मा जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, क्योंकि पीठासीन अधिकारियों का 17 नवंबर को सम्मेलन हुआ था जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आए थे और उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया था कि विधानसभा में गरिमा को बनाए रखना चाहिए और अनुशासन का पालन होना चाहिए। लेकिन इस बार वो नहीं दिखाई दिया, क्योंकि इस बार तू तड़ाक भी देखने को मिली। जबकि देखिए, हिमाचल की जनता भोली भाली जनता है और आसपास में लोग भी एक दूसरे से ऐसे बात नहीं करते जिस तरह से इस बार विधायकों ने एक दूसरे से बात की। ये बड़ी दुख की बात है कि ये जो डिसिप्लिन है हाउस में, डिग्निटी है हाउस की, उसको मेंटेन करने में पक्ष और विपक्ष दोनों का सहयोग होना चाहिए। और जो ये पीठासीन अधिकारियों के उसमें सम्मेलन में उन्होंने ये भी कहा था कि डिसरप्शन जो मिनिमम होना चाहिए। इवन जो राष्ट्रपति का भाषण है या गवर्नर का भाषण है उसको डिसरप्शन नहीं होना चाहिए। बट मैं बता रहा हूं कि जो हमने देखा है जब कांग्रेस सरकार थी, बीजेपी वाले भी वीरभद्र सिंह जी के खिलाफ क्या क्या उन्होंने नारे लगाए, और मुझे लगता है कि इस बार भी वो सेम चीज चलता रहा है। जो एक डिग्निटी एक आपस में होनी चाहिए वो नहीं रही है, और ये परंपराएं लगातार टूटती आ रही है पिछले 20-25 सालों से। जब से देख रहे हैं, हमने शांता कुमार जी जब चीफ मिनिस्टर थे, ठाकुर साहब नेगी जी जब स्पीकर थे, तो कितना डिसिप्लिन से हाउस चलता था। और उसके बाद जैसे से मान्यता टूटती गई है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और हिमाचल जैसे जो विधानसभा है उसमें इन चीजों का नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हो रही हैं। जब बीजेपी पहले सत्ता में थी तब भी होती थी, कांग्रेस वाले करते थे। जब कांग्रेस थी तो बीजेपी वालों ने भी बहुत हल्ले किए हैं, और क्या क्या नहीं, उन्होंने क्या क्या नाम वहां पे उछाले थे। वीरभद्र सिंह जी बहुत सीनियर नेता थे, उनके खिलाफ भी टिप्पणियां हुई हैं, और अब जो सत्तारूढ़ है बीजेपी, उनके खिलाफ भी हो रही हैं। बट हमें लगता है कि दोनों तरफ से रिस्ट्रेंट की जरूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा कि दोनों तरफ से अनुशासन की जरूरत है, क्योंकि एक संदेश इससे जनता को भी जाता है। यहाँ पर फिलहाल विधानसभा बजट सत्र के बाद सियासी गलियारों में उबाल आ चुका है। इसी पर चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ हमारे तमाम गेस्ट इस वक्त मौजूद है, और मैं सीधा अब रुख करना चाहूंगी करण नंदा का, क्योंकि करण नंदा जी, आज ओपीएस का मुद्दा, ओपीएस के अलावा पुलिस पे बैंड, आउटसोर्स कर्मचारी, कई ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार विपक्ष भी उठा रहा है, और साथ ही कर्मचारियों का भी कहना है, जनता का भी कहना है। ऐसे में इन सब के बाद कैसे होगा मिशन रिपीट? देखिए, हमारी सरकार ने इस बारी जितने भी ये कर्मचारी संघ है, मेरे ख्याल से वो ऐसी सरकार है जिसने मैक्सिमम कर्मचारी संघों की अपनी जितनी भी डिमांड्स है उसको कहीं ना कहीं हमने अकोमोडेट किया है और उनकी पूर्ति की है। आज ये देखिए कि ये कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारी मैनिफेस्टो में जितने हमने वादे किए थे उन्हें पूरे नहीं किए। ऐसे नीति बनाने का जो अंतिम वादा था वो भी हमने अभी बजट सत्र में पूरा कर दिया है, और जितने भी आउटसोर्स कर्मियों को लेकर जो है हमें एक नीतिगत डॉक्यूमेंट रिलीज करने वाले हैं, जिससे जो है अंतिम वादा भी पूरा हो जाएगा। अगर आप देखेंगे ओपीएस जो है उसका भारतीय जनता पार्टी विरोध नहीं कर रही है, पर उसके लिए जो है हमें जो है वो काफी रणनीति के साथ ओपीएस को लागू करने का हम परिश्रम कर रहे हैं। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब वो ओपीएस बंद हुआ था, और बीजेपी जो है अभी समन्वयात्मक तरीके से जो है वो कार्य कर रही है और ओपीएस को काम करने का प्रयास कर रही है। वो उसके लिए काफी एक बड़ा एक फंड की जरूरत है जिसको हम जनरेट करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि केंद्र की सरकार की मदद के बगैर पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, इसी वो प्रावधान हो जाएगा उस तरह से ओपीएस भी देने को तैयार है। और अब से देखेंगे जयराम ठाकुर जी ने जो है वो अनेकों पे स्केल्स में संशोधन किया है। अनेकों पे स्केल्स में संशोधन किया है। अश्विनी शर्मा से मेरा अगला सवाल है। अश्विनी शर्मा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि कहा यह जाता है कि सरकारी खजाने से तकरीबन 62% खर्च कर्मचारियों की तनख्वाह देने में बीत जाता है। ऐसे में अगर ओपीएस दोबारा बहाल हो जाती है तो सरकारी खजाने पर इसका कितना असर पड़ेगा?
देखिए, वो कैलकुलेशन जो है वो ब्यूरोक्रेसी करेगी, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओपीएस का मामला बहुत पुराना है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जी और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ जो कर्मचारी, उनमें डायलॉग की कुछ कमी रही है। जी कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स, खासकर कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये ओपीएस अनाउंस कर दिया, जैसे राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, और काफी सारी स्टेट्स। इवन मैं उत्तराखंड में था कुछ दिन पहले, तो वहां कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि अगर इस चीज का अंदाजा होता शायद वो अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल कर लेते वहां पे। लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है, मांग जायज है, और सरकार को लगातार निरंतर कर्मचारियों से इसके ऊपर डायलॉग करना चाहिए। एक कमेटी भी अब सरकार ने बना दी है। मुझे लगता है कि इस मामले का हल हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका खमियाजा जो है वो रूलिंग पार्टी को डेफिनेटली भुगतना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं डायलॉग की जरूरत है, जैसे बाकी कर्मचारी भी हड़ताल पे हैं या बाकी सेक्शन भी। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को पॉलिटिकल लेवल पे, ना कि ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे, उनसे डायलॉग करना चाहिए, उनको एंगेज करना चाहिए, उनकी मांगे जो जायज है ठीक उनकी मांगे माननी चाहिए। ठीक है। मैं यहाँ ये भी कहूंगा आखिरी कि सवाल कुछ मेरा कौशल मुक्ता जी सेक्शंस आपसे है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, ओपीएस को, लेकिन जब इसको हटाया गया था तो उसके बाद से 2 बार आपकी सरकार बन गई, तब इस बात का ध्यान क्यों नहीं आया? देखिए, मेरी बात समझिए। जब केंद्र सरकार उस वक्त एनडीए की सरकार थी, जब हमारे ऊपर अगर इल्जाम लगता है, केंद्र सरकार का दबाव रहता है। अगर केंद्र सरकार की बात को राज्य सरकारें ना माने तो अनेकों जो है उनके ऊपर जो दबाव बनाया जाता है, केंद्र की फंडिंग रोकी जाती है। अगर कांग्रेस ने ये तो उस फिर वक्त अब किया है तो राजस्थान ने उस कैसे बात को किया? समझिए। सुने मेरी बात सुने। आप उस वक्त की बात कर रहे हो जब एनडीए सरकार ने पेंशन खत्म की थी, ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म किया था। जी कांग्रेस ने जब ये बात आज कही है तो इसलिए कही है क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी कांग्रेस की सरकार है वो सोच रही है अब कि जो ये मांग है जो हमारे कर्मचारी कर रहे हैं वो जायज मांग है, और हम इस कदम दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जो कर्मचारी है, जो हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो दिन रात हमारे प्रदेश को आगे ले जाने के लिए काम करते हैं, उनकी ये मांग जायज है। और कांग्रेस कह रही है यार हम कर सकते हैं इस चीज को, तो इस बात पर कोई भी संशय नहीं है, कांग्रेस ये करके दिखाएगी। क्योंकि जब से लेकर जब बंद किया था एनडीए सरकार ने, उससे पहले भी ओपीएस कर्मचारियों को मिल रहा था। आज बात सिर्फ इतनी है, मेरी बात समझिए, बात सिर्फ इतनी है, इन्होंने, भाजपा सरकार ने हिमाचल प्रदेश को डुबाने का पूरा तैयारी कर दी है। और ये लोग बिल्कुल फेल हुए हैं 4.5 सालों में हिमाचल प्रदेश के अंदर, क्योंकि इन्होंने भूमाफियाओं को, शराब माफियाओं को शह दिया हिमाचल प्रदेश के अंदर। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, सिर्फ इतना, विपक्ष का कुछ कहना है, सत्ता पक्ष का कुछ कहना है, और ऐसे में विधानसभा बजट सत्र चला जो कि आज खत्म हो चुका है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जनता इस बजट से कितना संतुष्ट होती है, इस विधानसभा बजट सत्र के बाद जनता को कितना फायदा और क्या फायदा होता है।